हेलो फ्रेंड्स, अंकुरम एजुटेनमेंट में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 लॉकडाउन ऑर्डर लीगल व्यूज। यानी अभी जो भी लॉकडाउन ऑर्डर सरकार द्वारा नियमित लागू हो रही है, उसका लीगल बेस क्या है? कौन से पार्लियामेंट्री एक्ट्स या सेक्शंस प्रोविजंस के द्वारा सरकार लॉकडाउन के ऑर्डर पास कर रही है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस लॉकडाउन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद में हम इसकी लीगैलिटी देखेंगे। तो बेसिस हम यहाँ पे लॉकडाउन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये लॉकडाउन कब आया या फिर इसका सिनारियो क्या है, या फिर यहाँ पे ऐसे कौन से कंसेप्ट्स है जो हमें फॉलो करनी है इस लॉकडाउन ऑर्डर में। तो चलो हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। When the coronavirus cases in India had exceeded 600, a nationwide lockdown was announced by the Prime Minister as per the following. जब हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 600 से ज़्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आए, तब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो भी ये लॉकडाउन का ऑर्डर है वो घोषित किया था। तो इसका जो भी सिनारियो है वो हमने नीचे दिया हुआ है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। फेज 1 25 मार्च 2020 से लेके 14 अप्रैल 2020 तक हमारा 21 दिन का फर्स्ट लॉकडाउन था। उसके बाद में 15 अप्रैल 2020 से लेके 3 मई 2020 तक हमारा 19 डेज का लॉकडाउन था। उसके बाद में 4 मई 2020 से लेके 17 मई 2020 तक हमारा 14 डेज का लॉकडाउन था। और अभी 18 मई 2020 से लेके 31 मई तक हमारा जो भी लॉकडाउन है वो अभी चालू है। तो ये था हमारा सिनारियो। अब हम जाएंगे हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ। सच लॉकडाउन इम्पोज्ड टू कर्टल द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19 आउटब्रेक एंड प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो भी लॉकडाउन है वो ये आने के पीछे का रीजन क्या है या फिर क्यों आया ये लॉकडाउन। तो ये जो भी महामारी अभी चल रही है कोरोना की, उसका प्रकोप कम करने के लिए ये जो भी लॉकडाउन की जो भी संकल्पना है वो इम्पोज्ड की गई हुई है। इसके बाद में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो कंसेप्ट्स दिए हुए हैं, सेल्फ आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। इसको हमारे सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया हुआ है, क्योंकि ये जो दो कंसेप्ट है वो वेपन है या फिर शस्त्र है इस कोरोना से बचने के लिए। यानी वो सेल्फ आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। सेल्फ आइसोलेशन यानी जो भी हम एकांत चुन लेते हैं या फिर हम कहीं भी भीड़ में ना जाने का ठान लेते हैं, वही है सेल्फ आइसोलेशन। खुद को बंदिस्त रखना, अकेले ही एकांत चुनना, यही सेल्फ आइसोलेशन है। एंड सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी। तो ये जो दो कंसेप्ट्स है इसको सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया हुआ है। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट। The central government had said that the implementation of lockdown is of prime importance as this is the nation's only weapon against the deadly coronavirus। हमारे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका भी यही मानना है कि अगर हमें कोरोना से बचना है तो ये जो भी लॉकडाउन है यही अभी हमारे पास एक शस्त्र है। जब तक इसका कोई एंटीडोट नहीं निकलता या फिर इस पे कोई रेमेडी नहीं निकलती कोरोना पे, तब तक हमारे पास ये जो भी लॉकडाउन है वही एक रेमेडी हमारे पास रहेगी। तो ये सब हमने अभी तक के बेसिक पॉइंट्स देखे। अब देखेंगे हम इसकी लीगैलिटी क्या है या फिर इसका लीगल बेस क्या है। ये जो भी लॉकडाउन ऑर्डर सरकार ने घोषित की है ये किस कानून के आधार घोषित की है, ये हम आगे देखेंगे। तो चलो दोस्तों, अब तक हमने देखा लॉकडाउन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब हम देखेंगे कि इसका लीगल बेस क्या है या फिर सरकार को ये सारे अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं, या फिर ये हम देखेंगे कि ये जो भी लॉकडाउन ऑर्डर तय किया गया है इसका कानूनी आधार क्या है, यानी इसका लीगल बेस क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो एक्ट्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं। द लॉकडाउन ऑर्डर मेनली अट्रैक्टेड टू एक्ट्स, मीन्स जो भी हमने दो नीचे वाले दिए हुए एक्ट्स है, इन आधारों पर ये जो भी एक्ट्स दिए गए हुए, इन एक्ट्स के आधार पर लॉकडाउन ऑर्डर जो भी है वो घोषित की गई हुई है। तो हमारा फर्स्ट एक्ट ये है एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 और हमारा सेकेंड एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 के आगे दो सेक्शंस दिए गए हुए हैं। ये दो सेक्शंस लॉकडाउन ऑर्डर के लिए लागू होते हैं, वो है सेक्शन 2A एंड सेक्शन 3।
और हमारा दूसरा एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इनमें से 6 सेक्शंस हमारे लॉकडाउन ऑर्डर के लिए लागू होते हैं। वो है सेक्शन 2D, सेक्शन 62I, सेक्शन 51, सेक्शन 54, सेक्शन 61 एंड सेक्शन 72। यानी ये जो भी सेक्शंस दिए हुए हैं वो लॉकडाउन ऑर्डर के लिए लागू किए गए हुए हैं। इन सेक्शंस का आधार लेके हमारा लॉकडाउन ऑर्डर जो भी है वो अनाउंस किया गया है। तो ये सारे सेक्शंस हम डिटेल में देखेंगे आगे। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं। तो अब हम आएंगे हमारे पहले एक्ट की तरफ, दैट इज एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि ये एक्ट क्या है, इसके अंडर कितने सारे सेक्शंस है, या फिर ये एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट ऑब्वियसली ईयर 1897 में पास हुआ है। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जो भी डेंजरस एपिडेमिक डिसीजेस है तो इसके प्रिवेंशन के लिए नियम बनाना। अगर कोई नियम बनाना चाहता है, ये जो भी डिसीजेस है उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई भी यानी सरकार नियम बनाना चाहती है तो इस एक्ट के अंडर वो बना सकती है। तो यहाँ पे हम एक चीज और भी देख सकते हैं कि ये जो भी एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट है वो सबसे छोटा एक्ट माना गया है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही सेक्शंस इंक्लूडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2A, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। तो ये जो भी सेक्शंस है इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। जो भी सेक्शन 1 है वो इसके टाइटल और एक्सटेंट के बारे में बोलता है। सेक्शन 2A जो है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार देता है कि जब ऐसे कोई बीमारी आती है तो इसका जो भी प्रिवेंशन करना हो या फिर इसको टैकल करना हो तो आप इसको नियम बना सकते हैं उसको रोकने के लिए। यानी जो भी सेक्शन 2A है वो पावर देने वाला सेक्शन है। सेक्शन 3 है वो पेनाल्टी का सेक्शन है। यानी जो भी नियम सेक्शन 2A में सरकार द्वारा बनाई जाएगी उसका अगर कोई उल्लंघन करेगा या फिर पालन नहीं करेगा तो उसको सेक्शन 3 के अंडर पनिशमेंट मिलेगी यानी दंड प्राप्ति होगी। और जो भी सेक्शन 4 है इस एक्ट का, वो इस एक्ट के अंडर जो भी इम्प्लीमेंटरी ऑफिसर है या फिर हम ऐसे बोलेंगे इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर्स है, उनकी सुरक्षा के लिए ये प्रोविजन है सेक्शन 4। तो ये हुआ इस एक्ट में जो भी सेक्शंस इंक्लूडेड है उनके बारे में। तो आप बोलेंगे एपिडेमिक डिसीजेस क्या है? एपिडेमिक डिसीजेस यानी सर्वत्र फैलने वाली बीमारी। तो ये जो भी 4 सेक्शंस है इनमें से सिर्फ 2 ही सेक्शंस लॉकडाउन ऑर्डर के लिए लागू होते हैं, वो हम देखेंगे। द फॉलोइंग सेक्शंस आर अट्रैक्टेड फॉर सच लॉकडाउन ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सिर्फ 2 ही सेक्शंस लॉकडाउन ऑर्डर के लिए लागू हो रही है। तो कौन से है वो? सबसे पहले सेक्शन 2A। सेक्शन 2A states that if the central government is satisfied that due to a pandemic outbreak an ordinary legal framework would not be able to run the legislature, the central government may make certain rules and prescribe certain regulations to control the spread of such a disease। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सेटिस्फाइड हुआ या लगा कि ये जो भी जागतिक महामारी है वो साधारण कानूनी ढांचा यानी रेगुलर लॉज के इम्प्लीमेंटेशन से नहीं रुकने वाली है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सेक्शन अधिकार देता है कि वो इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक नियम बना सकती है। यानी अभी जो भी लॉकडाउन ऑर्डर के नियम हैं वो इस एक्ट के अंडर बना और इस सेक्शंस के अंडर बनाए जा सकते हैं, यानी वो लीगली वैलिड है। अब हम देखेंगे सेक्शन 3 यानी हमारा बी नंबर। सेक्शन 3 बोल रहा है, सेक्शन 3 of this act states that the person who does not follow the provisions made under the act would be deemed to have committed an offence. This offence is punishable by section 188 of IPC 1860, which is an offence of disobeying the directions given by a public servant। यानी ये जो भी सेक्शन है ये यहाँ पे कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करेगा या फिर पालन नहीं करेगा उसे इंडियन पिनल कोड सेक्शन 188 के अंतर्गत पनिशमेंट मिलेगी। तो ये जो भी 188 सेक्शन है वो क्या है? तो इसमें यह कहा गया है अगर हमने पब्लिक सर्वेंट के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस का पालन नहीं किया तो हमें दंड प्राप्ति होगी यानी पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे जो भी सेक्शन 188 में पब्लिक सर्वेंट का उल्लेख किया गया है वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड में दी गई हुई है, तो एक बार आप वो देख लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे कि सेक्शन 188 में क्या पेनाल्टी है, क्या पनिशमेंट है। तो जब हम अगर कोई व्यक्ति
सरकार ने बनाए गए नियमों का उल्लंघन करती है और उससे कुछ सिंपल इंजुरी हो रही है या फिर वो कम रिस्की है, तो उसे 1 मंथ की जेल यानी 1 मंथ की जेल, 200 रुपीज फाइन या फिर बोथ, 1 महीने की जेल या फिर 200 रुपए का फाइन या फिर दोनों ऐसी दंड प्राप्ति होगी। और अगर जो भी उल्लंघन किया है उसकी वजह से कोई ह्यूमन लाइफ डेंजर में है या फिर कुछ ज्यादा इंजुरी हुई है, तो उसके लिए 6 महीने की जेल, 1000 रुपए फाइन या फिर दोनों ऐसी दंड प्राप्ति होगी सेक्शन 188 के अंडर। तो अब हम इसके आगे के सेक्शंस देखेंगे। अभी हमने हमारा फर्स्ट एक्ट देखा, दैट इज एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट, और उसके अंतर्गत जो भी सेक्शंस लॉकडाउन ऑर्डर को लागू होते हैं वो भी हमने देखे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे सेकेंड एक्ट की, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस लॉकडाउन निर्णय के लिए, तो वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अब हम जैसे पहले वाले एक्ट की जानकारी ली थी हमने, तो इसी तरह हम इस एक्ट की भी जानकारी ले लेते हैं। तो इस एक्ट में कुल मिला के 11 चैप्टर्स एंड 79 सेक्शंस है, और ये जो भी एक्ट है वो केम इनटू फोर्स ऑन 23 दिसंबर 2005। यानी ये जो भी एक्ट है वो 23 दिसंबर 2005 में इन्फोर्स हुआ है। और ये जो भी एक्ट है इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि इस एक्ट के द्वारा आपत्तियों को रोकने के लिए कुछ नियम, कुछ अधिकार सरकार को दिए जाए, यही इसका मेन ऑब्जेक्ट है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें जो भी सेक्शंस है वो कौन से सेक्शंस लॉकडाउन ऑर्डर को लागू होते हैं। द फॉलोइंग प्रोविजंस आर अट्रैक्टेड फॉर सच लॉकडाउन ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 2D, सेक्शन 2I, सेक्शन 51 दिया हुआ है, तो हम ये डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 2D, अक्सर सभी एक्ट के सेक्शन जो 2 होते हैं वो डेफिनेशन के ही होते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी सेक्शन 2 डेफिनेशन का ही है। तो सेक्शन 2D जो है वो डिजास्टर की डेफिनेशन बोल रहा है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे जो भी पैराग्राफ दिया है वो डिजास्टर की डेफिनेशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ के बताऊंगी कि डिजास्टर की डेफिनेशन क्या है। डिजास्टर मीन्स अ कैटेस्ट्रॉफी, mishap, calamity or grave occurrence in any area arising from natural or man-made causes or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of property or damage to or degradation of environment and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of community of the affected area। ये जो भी डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन D में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में दी गई हुई है। ये जो भी डेफिनेशन है इसका सिंपल मीनिंग यही है कि अगर ये जो भी संकट है या तो नैसर्गिक हो या फिर मानव निर्मित हो, या वो पर्यावरण या फिर मनुष्य जीवन के विनाश का कारण हो, और जो भी कंट्रोल करने के लिए मनुष्य की कैपेसिटी के बाहर है, वही आपत्ति है। और यहाँ पे जो भी कोरोना वायरस, ये जागतिक महामारी है, वो डिजास्टर के डेफिनेशन में पूरी तरह से बैठ रही है। तो सबसे पहले इसका सिंपल मीनिंग यही है कि ये जो भी डिजास्टर है या तो वो मैन मेड हो सकता है या फिर नेचुरल हो सकता है, और वो सब हमारे पर्यावरण और मनुष्य हानि के लिए विनाशकारी भी हो सकता है, वही आपत्ति है। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन D। The term disaster is defined in the Disaster Management Act under this section, which includes the loss of life or human suffering from natural or man-made causes. The coronavirus outbreak can clearly be called as a disaster under the Disaster Management Act। यानी जो भी लॉकडाउन के ऑर्डर है, कोरोना वायरस लॉकडाउन ऑर्डर नहीं, कोरोना वायरस जो भी है वो डिजास्टर के डेफिनेशन में पूरी तरह से बैठ रहा है। This gives the central government powers and allows it to make rules to deal with the outbreak of novel coronavirus. It also allows the central government to make plans and guidelines to manage this situation by taking the necessary steps needed for a functional response to this disaster। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दी गई हुई है। जो भी पावर्स हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम फिलहाल सेक्शन 6(2)I यानी हमारा जो भी सेकेंड सेक्शन है उसकी तरफ जाते हैं। सेक्शन 6(2)I
take such other measures for the prevention of disaster or the mitigation or preparedness and capacity building for dealing with the threatening disaster situation or disaster as it may consider necessary। यानी ये जो भी सेक्शन 6(2)I है वो कहता है कि ये जो भी आपत्ति है उसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस सेक्शन के अंडर नेसेसरी स्टेप्स उठा सकती है। तो इसमें लॉकडाउन भी आता है क्योंकि ये कोरोना वायरस स्प्रेड होने से बचा रहा है। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन 51 की। इफ एनी पर्सन डज नॉट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड गोज ऑन टू ऑब्स्ट्रक्ट द लॉज ही हैज टू फेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर, फाइन एंड बोथ। यानी ये जो भी सेक्शन है वो पेनाल्टी का सेक्शन है। जो भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, वो जो भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा या फिर उन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उन्हें 1 साल तक की जेल या फिर उनको फाइन या फिर दोनों ऐसी दंड प्राप्ति हो सकती है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 54 की। तो सेक्शन 54 स्टेट्स दैट स्प्रेडिंग ऑफ फेक मैसेजेस एंड फॉल्स अलार्म्स वुड लीड टू अ पेनल्टी फॉर 1 ईयर। अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक मैसेजेस वायरल भी हो रहे हैं, या फिर हम किसी से गॉसिप करते हैं या बातचीत करते हैं तो हम कुछ भी अफवाह फैला रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी अफवाह फैला रहा है या फिर फेक मैसेजेस को लीक कर रहा है या फिर स्प्रेड कर रहा है तो उसे 1 साल तक की पेनाल्टी यहाँ पे सेक्शन 54 के अंतर्गत लगाई गई हुई है। उसे 1 साल तक की जेल यहाँ पे मिल सकती है, ऐसा सेक्शन 54 बोल रहा है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 61 की। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन और कम्युनिटी व्हाइल प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ सच अ वायरस। सेक्शन 61 बताता है कि आपत्ति में रिलीफ देते वक्त किसी भी व्यक्ति के जात, लिंग, धर्म या समुदाय पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जो भी सेक्शन 61 है वो किसी भी भेदभाव न होने के लिए जो भी अलर्ट अलार्म है वो बता रहा है कि ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोरोना की ट्रीटमेंट देते वक्त किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसकी खबरदारी हमें रखनी चाहिए, ये सेक्शन 61 बोलता है। रिलीफ यानी अगर कोई भी हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर कोई भी आपत्ति है उनको उससे बचने के लिए हम कोई मैनेजमेंट या सुविधा कर रहे हैं तो उसको हम रिलीफ बोलते हैं। ओके, तो ये जो भी सेक्शन 61 है वो भेदभाव न हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए ये बताया गया है। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन 72 की। सेक्शन 72 ऑफ दिस एक्ट स्टेट्स दैट देयर वुड बी एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट on the other laws which are inconsistent. All these acts are clearly applicable in the case of India and should be followed as prescribed by the law. यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉज इस एक्ट के तहत बनाए हैं तो वो पूरे इंडिया में फॉलो होंगे। अगर कोई स्टेट लेवल का या फिर दूसरा एक्ट इसको इनकंसिस्टेंट है या फिर उसमें असंगति है तो फिर वो यहाँ पे वॉइड माना जाएगा और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है वो यहाँ पे प्रिवेल होगा। प्रिवेल यानी वो प्रबल होगा, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट जो है वही एप्लीकेबल होगा। ये सेक्शन 72 हमें यहाँ पे बोलता है। तो ये हमने बात की है जो भी हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उनके अंतर्गत जो भी सेक्शंस है वो जो भी लॉकडाउन को एप्लीकेबल होते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों अब तक हमने लॉकडाउन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे, उसके बाद में देखा कि ऐसे कौन से एक्ट्स है या फिर प्रोविजंस है जो ये लॉकडाउन ऑर्डर को एप्लीकेबल है या फिर इसका लीगल बेस क्या है। ये जो भी लॉकडाउन ऑर्डर घोषित किया है सरकार ने इसका लीगल बेस क्या है, ये अब हमने हमारे पार्ट फर्स्ट में देख लिया है। ये जो भी जानकारी है वो हमने हमारे पार्ट फर्स्ट में ले ली है। अब पार्ट सेकेंड में हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या फिर इसके फंडामेंटल राइट्स जो भी सरकार ने प्रोटेक्ट किए हैं या फिर किन हमारे फंडामेंटल राइट्स पे सरकार ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं वो जानकारी हम हमारे सेकेंड पार्ट में ले लेंगे। तो दोस्तों अब तक की हमारी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।